हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। ये पहली बार आप नाम नहीं सुन रहे हैं, ये इसका मुझे पूरा यकीन है, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा। ये भारत की एक प्राचीन यूनिवर्सिटी है, प्राचीन विश्वविद्यालय है, और जिसका सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये चर्चा में है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी गए थे और बिहार सरकार ने इस यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव किया है और नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि हमारा एक ऐतिहासिक धरोहर है, एक लिगेसी है, इसको फिर से बिहार सरकार ने रिवाइव कराया, फिर से इसको बनाया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो नालंदा वैसे भारत में अगर हम बात करें तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला को माना जाता है। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो दुनिया का पहला आवासीय विद्यालय था, ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। तो ये दुनिया का सबसे पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इसको माना गया है। 1 सेकेंड दीजिए। यस। तो भारत का ओल्डेस्ट जो यूनिवर्सिटीज रही हैं उनमें ये एक है, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट जैसा कि मैंने बताया कि तक्षशिला है, और नालंदा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के तौर पर पहला रहा भारत में। तो नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं है, नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक पहचान और सम्मान है। ठीक है। तो नालंदा इज अ वैल्यू एंड अ मंत्र। इन्होंने कहा कि नालंदा एक मूल्य और मंत्र है। तो आग किताबों को जला सकती है लेकिन ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकती। तो उनका इशारा इस बख्तियार खिलजी की तरफ था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाया था। इसके पुस्तकालय में उसने आग लगाई थी और कई दिनों तक जलता रहा था। इतनी पांडुलिपियां, इतने मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पर थे। तो मोदी जी ने उसी पर कहा कि आग किताबों को जला सकती है, ज्ञान को नहीं जला सकती। यानी नालंदा विश्वविद्यालय ने जो ज्ञान फैलाया और यहाँ पर एक से एक बढ़कर विद्वान यहाँ से पढ़कर हुए हैं और यहाँ पर कई विद्वान टीचर रहे, तो वो एक लेगेसी है, वो कोई भी खत्म नहीं कर सकता। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो विश्वविद्यालय का नाम नालंदा कैसे पड़ा? तो नालम 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 का मतलब होता है, मीनिंग होता है लोटस, कमल। तो ये दो शब्द से बनकर बना है, नालम और दा। तो नालम का मीनिंग है कमल और दा का मतलब होता है देना, टू गिव। तो ज्ञान हमेशा देने की चीज होती है, जितना ज्ञान आप देते हो उतना ही ज्ञान बढ़ता है। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो ये ज्ञान के खिलने का प्रतीक है कमल। ठीक, ज्ञान देना, ज्ञान से उसको लोगों को के भीतर कमल खिलाना, ज्ञान खिलाना, यानी ज्ञान के खिलने का प्रतीक है ये। तो इस नालंदा का मीनिंग आपने समझ लिया। अब इसके बारे में हम लोगों को मेंशन, भाई हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो है ही, लेकिन इसका जो हम लोग को मेंशन मिलता है सबसे पहले, अगर साहित्यिक बात करें लिटरेरी सोर्सेज में, तो ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय पर आया था, तो उसने भारत की यात्रा की थी और नालंदा में उसने 6 साल रहकर नालंदा में बौद्ध धर्म पर उसने अध्ययन किया था। ये मुख्य रूप से बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। ये महाविहार के तौर पर इसका निर्माण हुआ था और बाद में ये एक विश्वविद्यालय का रूप ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान रह रहे थे और उन विद्वानों से बौद्ध धर्म पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उसी में एक ह्वेनसांग भी था। तो ह्वेनसांग कहता है नालंदा का मीनिंग वो कहाँ से जोड़ता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के पास, नालंदा यूनिवर्सिटी के पास एक झील हुआ करता था, एक लेक हुआ करता था, पास का तालाब होता था उसमें। तो जो है उसी में, मतलब झील तालाब रहने दीजिए, पॉन्ड ही कह लीजिए उसको, ये छोटा होता है। तो मतलब उसमें एक सांप रहता था, नाग, उसको इसने नाग कहा, उसके नाम पर उसने इसका नाम नालंदा बताया था। तो नालंदा को बुद्धिस्ट लर्निंग का जो है ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, जबकि ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से 500 साल पहले स्थापित हो गया था।
ठीक। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये कितना पुराना है, तो 500 साल, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश 500 ईयर्स बिफोर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ विश्व भर से 11,000 से अधिक छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे। तो ये जो है, ये प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबसे ज्यादा उल्लेखनीय रहा। इस पर यूपीएससी कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुकी है। तो वैसे तक्षशिला प्राचीन तो रहा, लेकिन नालंदा सबसे ज्यादा विख्यात हुआ, क्योंकि नालंदा में जो आज की यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे आज जिस तरह से मॉडर्न टाइम में विश्वविद्यालय जिस तरह से काम करते हैं, वैसे यहाँ पर होता था। एंट्रेंस एग्जाम होता था। इस मतलब इस विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए आपको आपकी क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम की तरह होता था। एक गेट कीपर होता था, एक गेट कीपर होता था, और वो 10 सवाल पूछता था जो प्रवेश के लिए जो इच्छुक लोग होते थे। 10 में से अगर उन्होंने 7 से 8 आंसर अगर वो दे देते थे, तभी उनको इस महाविहार इस विश्वविद्यालय में प्रवेश की अनुमति मिलती थी। इसमें बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, परीक्षाएं हुआ करती थी, तो इसलिए इसको आधुनिक विश्वविद्यालय से भी इसकी तुलना की जाती है। और सर्वप्रथम यहाँ पर जो है एक बौद्ध विहार के रूप में इसको बनवाया था कुमारगुप्त ने, जिसका पीरियड है 415 से 455, कहीं कहीं 54 भी आपको मिलता है। और ह्वेनसांग भी अपने विवरण में यही कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक रहे वो कौन रहे, तो कुमारगुप्त फर्स्ट। पर जो है ये अभी मतलब ये अपने आप में खड़ा है, किसी के मेंशन के लिए भी मोहताज नहीं है। तो कुमारगुप्त को शक्रादित्य भी कहा जाता था, हालांकि इनमें अलग अलग जो है लोगों ने टाइटल लिया था। कुमार शकारी का टाइटल जो है इसने भी लिया, आपके स्कंदगुप्त ने भी लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय का भी, खैर उस पर नहीं जाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि इसने इसको एक महाविहार बनाया था। ठीक है, तो उसने नालंदा बौद्ध विहार को उसने दान भी दिया, और उसके बाद बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य, ये सभी शासकों ने भी इसको दान दिया था। मतलब और बाद में हर्षवर्धन आता था, वो उसने भी 200 विलेजेस को दिया। बाद में हर्षवर्धन के बाद पाल शासकों ने भी वो दान जारी रखा, और इस तरह विश्वविद्यालय चलता गया था। मतलब 700 सालों तक ये अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहा, 700 ईयर तक। ठीक है, तो ये जो महाविहार है, जो विश्वविद्यालय का रूप ले लिया इसने, क्योंकि बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर बन चुका था, और बाकी भी मैथमेटिक्स वगैरह की भी पढ़ाई होती थी यहाँ पे, क्योंकि इससे आर्यभट्ट भी जुड़े हुए थे। आर्यभट्ट पाटलिपुत्र से ही तो थे। तो ये हर्षवर्धन के युग में भी सर्वप्रमुख शिक्षा का केंद्र बना रहा। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पर कितने दिनों तक रहा, तो 6 वर्ष तक रहा। और ये इस महाविहार के जो आचार्य शिलभद्र थे, उनके ही पास बैठकर उसने योग का अध्ययन किया था, शिलभद्र के पास बैठकर। ये यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। लोग कहते हैं कि इतना पॉसिबल नहीं हो सकता अभी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको देखते हुए, लेकिन ह्वेनसांग कहता है कि इस विश्वविद्यालय में 8500 छात्र और 1510 शिक्षक थे उस समय जब वो आया था। 8500 स्टूडेंट थे और 1510 इसमें जो है टीचर थे, और सब यहाँ पे रहते थे। रेजिडेंशियल था। छात्र और शिक्षकों का अनुपात 5:1 था। और यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया कि प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन परीक्षा के बाद ही प्रवेश मिलता था, तो 20% से ज़्यादा लोग इसमें प्रवेश ले नहीं पाते थे। और वो कहता है कि कोरिया, मंगोलिया, जापान, चीन, तुषार, तिब्बत, लंका, इन सभी देशों के छात्र यहाँ पर पढ़ने आते थे। तो 56 विदेशी छात्रों का जो रिकॉर्ड यहाँ से हम लोग को मिलता है, उसमें जो है ये कुछ फेमस हैं। वॉन चाओ, इनको प्रकाशमती नाम दिया गया था यूनिवर्सिटी में। ताओ चेंग, चंद्रदेव नाम दिया गया था। ताओ ही, इनको श्रीदेव नाम दिया गया था। ताचोंग तेंग, महायान प्रदीप कहा गया। ताओलिन को शील प्रभु कहा गया। ठीक है,
और लिंग दे इनको प्रज्ञा देव कहा गया। तो ये देख पा रहे हैं कि ये सभी ज्यादातर चाइनीज ट्रैवलर्स यहाँ पर आए हैं। और अगर शिक्षकों की बात करें हम, तो शिक्षकों में सिलभद्र, आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, दिगनाग। दिगनाग आप लोगों से पूछा गया था 2021 में, दिगनाग आर्यदेव पूछे गए। ठीक, ये सभी प्रतिभाशाली, ये महायानी थे, ये महायानी लोग थे, महायानी विद्वान, ये सब इससे जुड़े हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय महायान सेंटर ही था। ठीक, तो ये कुछ फेमस टीचर थे। और सुमात्रा, यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा इंक वैसा हो गया। सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव ने, ऊपर भी मैंने बस बताया आपको, बालपुत्र देव ने देवपाल की अनुमति ली थी, जो पाल शासक थे देवपाल। ठीक, तो देवपाल की अनुमति ली थी कि नालंदा में विदेशी छात्रों के लिए वो क्या बना दे, तो एक छात्रावास बना दे। और पालकालीन अभिलेखों से भी पता चलता है कि ये विश्वविद्यालय उस समय अपने शिखर पर था ये। ठीक है, तो कहां से हमने बात किया पहले कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, टर्की, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया से पूरे एशिया के विद्वानों को इसने आकर्षित किया था। छात्र तो आते ही थे, विद्वान भी जगह जगह से यहाँ पर आते थे। रेड ईट से बना है, रेड ब्रिक से। कई मन्नत स्तूप बने हुए हैं यहाँ पर, कई मंदिर भी है, बौद्ध मंदिर, मठ। ये जो है मतलब ये विषय, ये यहाँ पर ऐसे बिल्डिंग्स हम लोगों को मिलते हैं। सबसे खास बात इसकी विशाल लाइब्रेरी है। तो इसकी जो लाइब्रेरी है, मतलब यही इसको मॉडर्न यूनिवर्सिटी का दर से बिल्कुल इसको एकदम कम दर्जा भी देती है। एक तरह से कह लो कि तुलना इसीलिए होता है। परीक्षाएं भी होती थी यहाँ पर। ये क्वेश्चन आप लोगों को यूपीएससी पूछ चुकी है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किस तरह से एक आधुनिक विश्वविद्यालय की तरह हम मान सकते हैं। 2013-14 का एक क्वेश्चन है। तो इसका जो विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था, इसका जो पुस्तकालय था वो 9 फ्लोर का था, 9 तल्लों का। और हर्ष के बाद भी लगभग 600 वर्ष तक, 600 ईयर तक विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय विद्या के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा। और पालो ने तो इसको भरपूर समर्थन दिया था। इसके बाद ही विक्रमशिला बनाया था उन्होंने। तो जो विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय थे, जो लाइब्रेरी थे, उनको सामूहिक रूप से कई मतलब अलग अलग उसके शेल्फ, अलग अलग जो है उसके कक्ष, उनको कलेक्टिवली दैट नोन एज धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। इनमें 3 मुख्य इमारतें थी, रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक, ये जो है 3 इमारतें थी। ठीक, धर्मगंज कहते थे इनको कलेक्टिवली। और इनमें जो बुक्स थी, तो उस समय देखो मैन्युस्क्रिप्ट ही चला करते थे उस समय तो ज्यादा। तो इन भंडारों में पांडुलिपियां, ठीक, जो पाम लीफ पर, ताड़ पत्रों पर लिखे गए थे, इनका विशाल संग्रह था। इनमें काफी सारे बहुत दुर्लभ अमूल्य थे, जो अलग अलग जगह से छात्र और भिक्षु लेकर आए थे। तो आपने सुना ही है, फाहयान लेकर चला गया। आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़ी होगी कि फाहयान आया, फाहयान लेकर गया, ह्वेनसांग आया, ह्वेनसांग लेकर गया। और ह्वेनसांग की कई पांडुलिपियां सिंधु नदी में भी गिर गई थी। तो सभी शिक्षित प्रतिष्ठित विद्वान थे। हमने देखा आर्यदेव, दिगनाग, वसुबंधु, असंग अपने अपने क्षेत्र में मौलिक कार्य करते थे। अच्छा, इनमें एक आर्यभट्ट भी थे। थे। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े जो है गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर। और इन्होंने दुनिया को क्या दिया, 0, 0, डेसिमल सिस्टम इन्होंने जो है वो किया था। तो नालंदा महाविहार के जो अवशेष हैं, आपने देखा पिक में, इनको 2016 में यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। 2016 में इसके वैल्यू को देखते हुए अगर एंशिएंट हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो बार बार नालंदा का चर्चा आता है प्री मेडिवल पीरियड में, जब तक इसको बख्तियार खलजी ने नष्ट नहीं किया। तो देखिए, इसको देखकर ही पता चलता है कि जब ये बुलंद होगा तो ये कितना बुलंद होगा। तो मैंने तो कई बार मेंशन कर दिया, फिर भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं कैसे, क्या एविडेंस है कि बख्तियार खलजी ने नष्ट किया था।
हु डिस्ट्रॉयड नालंदा? तो बख्तियार खलजी। बख्तियार खलजी कौन था? तो ये जो था गौरी का सिपह सलार था। ठीक, गौरी का सिपह सलार। गौरी ने पूर्व को जीतने के लिए बख्तियार खलजी को भेजा। और बख्तियार खलजी जब यहाँ पहुंचा और इसने देखा कि यहाँ पर लोग मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत सारी यहाँ पर बुद्ध की स्टेचूज भी थी, तो उसने जो है देखा कि यहाँ बुद्ध परस्ती होती है, तो उसने इसको आग लगा दी। और खुद इस बात को स्वीकारा है मिन्हाज उस सिराज ने। ठीक, खुद मिन्हाज उस सिराज ने इसको स्वीकारा है। मिन्हाज उस सिराज जो है इल्तुतमिश के टाइम पर था। तो इल्तुतमिश कब था? तो 13वीं शताब्दी में मिन्हाज उस सिराज ने स्वीकारा है इसको। उसका वो जो है वो कहता है कि खिलजी ने जो है 1193 में अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए जब पूर्व भारत पर विजय, उत्तर भारत में जो पूर्व है वाला क्षेत्र है, उस अभियान के तहत नालंदा को निशाना बनाया। तो 13वीं 14वीं शताब्दी में मिन्हाजुसराज तो पुस्तकालयों में आग लगा दी थी, जिसे कई महीनों तक वो जलता रहा था। उसे बिल्डिंग भी धीरे धीरे टूटा था। और उसके बाद ऐसा हुआ था कि भाई पॉलिटिकल सिनारियो चेंज हो गया था, और फिर नालंदा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसके रेनोवेशन पे, उसको फिर से रिवाइव करने में। तो जो है वो प्रमुखता, वो प्रोमिनेंस नालंदा हासिल नहीं कर पाया। 19वीं सेंचुरी में अलेक्जेंडर कनिंघम और बाद में जॉन मार्शल ने यहाँ पर एक्सकेवेशन कराया था, क्योंकि दोनों पुरातत्वविद थे, तो उन्होंने कराया था जानने के लिए इसके बारे में। भाई जाहिर है कि इस बिल्डिंग को देखकर किसी के भी भीतर एक क्यूरियोसिटी आ जाती है। तो 12वीं शताब्दी में 1193 है, तो 12वीं शताब्दी में नष्ट हुआ। अपने पतन के 900 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा नालंदा महाविहार को वापस लाया गया है, और 1600 साल पुराने इस संस्थान के इर्द गिर्द नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया है। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्विक इंफॉर्मेशन, और ये चर्चा में है इसलिए आपके साथ शेयर करना जरूरी था। और जाने से पहले मैं बता दूं कि आपकी सबसे बड़ी तैयारी, आईएएस की तैयारी हमारे साथ हो रही है सिर्फ 24,999 में। सिर्फ 24,999 में आपको 15 मंथ का बैच मिल रहा है। और ये जून 24 से सारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल, सारे ही। इसमें आपका जीएस प्लस सीसैट प्लस टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है। और आपको जो है यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, आप इस कोड को यूज कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। तो मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, कीप वॉचिंग, टेक केयर।